Hello everyone, I hope you are doing well. You are enjoying and learning from these revision videos which we are posting here. And today is the next class of maths. Yes, today we are going to deal with a topic which is a very simple topic, लेकिन many students find it very difficult. That is sets, functions, relations, all those topics. थोड़ा बहुत calculus वाला part भी है इसमें, but we'll not cover that here. So we'll cover sets, relations and functions which are of importance in the exam because ये easy part है, इससे questions भी आता है and students tend to miss it. So I don't want you guys who are watching this video to miss these easy sitters. Okay, so let's get started. Okay, so now see, again I'm going to tell you some basic things on each whenever we solve each question so that you understand how to attempt a question if इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, द इनवर्स एच इनवर्स व्हेन एच एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10. अभी देखो यहाँ पे कोई भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है. जैसे अगर मैं एक सिंपल ले लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको मैं f ऑफ x भी बोल सकता हूँ. इफ आई टेक इट एज f ऑफ 1, ये थोड़ा सा छोटा है. हाँ, तो अगर f ऑफ x लेता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक फंक्शन है, राइट. अब इसका इनवर्स क्या होता है, तो कोई भी चीज का इनवर्स क्या होगा, इस पेन का इनवर्स क्या होगा, उल्टा. तो यहाँ पे भी x और y को अगर मैं स्वैप कर दूं तो उसका इनवर्स बन जाएगा. तो आई कैन से दैट f आई कैन से f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, देखो अगर मैं यहाँ पे x के जगह y डाल दूं और y के जगह x डाल दूं तो क्या आएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा. तो y कितना आ जाएगा, रूट x. तो f इनवर्स x विल बी नथिंग बट रूट x. तो स्क्वायर का उल्टा ऑपरेशन क्या होता है, रूट. तो इसीलिए ये इनवर्स. तो इनवर्स में ये याद रखना, x और y को रिप्लेस कर देंगे. तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एच एक्स इक्वल टू लॉग एक्स. तो मैं इसको लिख देता हूँ y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10. अब इनवर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी ऑलवेज रिमेंबर ये लॉग हमारा आया कहाँ से था. तो लॉग का ऑलवेज द इनवर्स विल बी समथिंग कॉल्ड एन एंटी लॉग. बट ये वर्ड अगर नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी देखो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है इसका इनवर्स निकालने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो आई विल से x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 y इनवर्स, राइट. आपने बोला x और y को इनवर्स कर दो, मैंने कर दिया. अभी ये जब आया, अब y देखो कोई भी फंक्शन होता है तो y इक्वल टू समथिंग होता है, राइट. तो अब यहाँ पे x इक्वल्स टू ये है, तो अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. तो यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड, हम कोई भी y इक्वल टू a टू द पावर x अगर होता है, राइट, तो जब हम इसको log में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, log y इज इक्वल टू log a टू द पावर x. तो ये x नीचे आ जाता है. तो आई कैन से दैट log y is equal to x log a, and then I can find out the value of x, right. तो अब यहाँ पे the logic will be very very simple. ये जो वैल्यू आई हमारी, y will be equal to nothing but 10 to the power x. क्यों, क्योंकि सी ये बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है. अब अगर मुझे ये लॉग रिमूव करना है तो ऑपोजिट साइड में पावर तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप वापस से लॉग लोगे दोनों साइड तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा.
आप log लेके देखो, log y इक्वल टू log 10 टू द पावर x बेस 10, तो x नीचे आ जाएगा, और log 10 बेस 10 इज 1, तो x इक्वल्स टू log y आ रहा है, तो वही हमारा है. तो दिस इज जस्ट कन्वर्शन ऑफ लॉगरिथम टू इंडिसेस फॉर्म, नथिंग एल्स. ओके, ये तो सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपको बताया हूँ, मेन इसका 1 सेकंड में आंसर इससे आ जाएगा. ओके, चलो नेक्स्ट. Let R be the set of real numbers such that the function fr to r and gr to r are defined by this and this. अब हमें निकालना है fog. Fog क्या होता है? What is f of g? तो f of g is nothing but f of g of x. मतलब देखो ये fx दिया हुआ है, तो x है, यहाँ पे x है, ये भी x है. अब अगर fog है मतलब f of g of x, तो x के जगह आप gx को डाल दो इधर, तो क्या आएगा? f of g of x is equal to g of x whole square plus 3 into g of x plus 1, which will be nothing but gx कितना है? 2x minus 3, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1. यस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x प्लस 6x माइनस 9 प्लस 1. तो ये क्या आ रहा है? 4x स्क्वायर माइनस 6x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1. ऑप्शन सी. यस, सिंपल है. तो अगर यहाँ पे वैसे ही अगर गॉफ बोलता g ऑफ f, तो क्या होता? आप g ऑफ f ऑफ x निकालते, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3, तो ये जो आएगा वही हो जाएगा गॉफ. तो फॉग और गॉफ, ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है. और जिस फंक्शन का, ये जस्ट साइड नोट है, जिस फंक्शन का फॉग और गॉफ बराबर होता है, दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल. मतलब हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं. ये बस एक स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि ये कभी थ्योरी में पूछ सकता है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द फंक्शन hx equal to 10 to the power 1 plus x, the domain of real values of x where this is the range. तो डोमेन और रेंज क्या होता है कोई भी फंक्शन का? अगर मैं कोई भी फंक्शन लिखता हूँ, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन मीन्स ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच आई कैन पुट इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन. तो अब x का वैल्यू क्या हो सकता है? यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. और what is range? Range is nothing but the corresponding value we get after putting the value of x or any variable in the function. तो यहाँ पे क्या होगा? x 1 डालेंगे तो 2 4 8 नहीं 1 4 9 16 like this you will get. तो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x में कुछ भी डल सकता है, लेकिन y इज डिपेंडेंट ऑन x, दैट इज वाई y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो अभी ये आया. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? दैट तो दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज. अब हमें डोमेन निकालना है इस फंक्शन का hx इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1 प्लस x का, वेयर रेंज इज दिस. तो मतलब hx की जो वैल्यूज हैं, hx की जो वैल्यूज है वो 0 से लेके 9 के बीच में ही आएगी. इट विल नॉट एक्सीड 9. ओके, oh my bad, we have to find out the domain. I mean we have to find out the range. The range is question mark. We have to find out the range. Domain is given to us, so that means we have to find this. x की वैल्यूज दी हुई 0 से 9, तो बहुत इजी है. x को 0 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा? 10 टू द पावर 1 विच इज नथिंग बट 10. तो इसका मतलब x की इस रेंज में मिनिमम वैल्यू तो 10 ही होगा, और मैक्सिमम कितना होगा? 9 पुट कर दो,
तो 10 टू द पावर 1 प्लस 9 विच इज 10 टू द पावर 10, तो मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, मिनिमम वैल्यू ये होगी, विच इज आर ऑप्शन, ऑप्शन ए। और लेस देन इक्वल टू है तो इक्वल टू भी इंक्लूड होगा उस ब्रैकेट में। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ डोमेन एंड रेंज, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि अच्छा, और ये बहुत ध्यान से देखना कि भाई डोमेन पूछा है कि रेंज पूछा है, मेरी तरह मिस्टेक मत करना, ठीक है। ऑल्दो ऑप्शन देख के यू विल रेक्टिफाई दैट मिस्टेक जैसे मैंने किया, बट ठीक है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे अपने, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेट अस क्विकली सॉल्व दिस वन। सो वन मोमेंट, हाँ ओके। सो व्हाट इज बीइंग सेड इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है f(x) का वैल्यू दिया हुआ है, f(x) एक फंक्शन है दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड f(2), सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट x के जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो अभी f(2) इज हाउ मच, 2 स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 माइनस 2। ओह वेरी नाइस, सो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, 0, राइट। ओके, ये 0 बाय 0 फॉर्म है, इसका कैलकुलस में बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होता है, बट एज ऑफ नाउ आई वोंट गो इनटू दैट, दिस इज अ सिंपल थिंग। तो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर आपको उसका उसमें x के किसी वैल्यू के लिए उस फंक्शन का वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो जस्ट x की जगह वो वैल्यू डाल दो, ठीक है, स्वीट, इजी। So now we'll do one question based on relations. So different type of relations we have studied. I'm sure you must have also studied reflexive, symmetric, transitive and equivalence. तो equivalence कौन सा होता है, जो reflexive, symmetric और transitive तीनों होता है, उसको अपने बोलते हैं कि ये भाई equivalent है, equivalent relation है। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव डिस्कस करता हूँ। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, कोई भी अगर रिलेशन में डिफाइन किया हुआ है, तो देखो हम लोग का जो क्रॉस प्रोडक्ट सेट आता है, व्हेन आई डिफाइन रिलेशंस, तो मेरा जो क्रॉस प्रोडक्ट सेट आया उसमें से ही कोई ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं रिलेशन में बोलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक यूनिवर्सल सेट S है जिसमें 1,1, 1,2, 1,4, 2,4, 3,9, 3,2, ऐसे करके बहुत सारे सेट्स हैं। अब मैं एक रिलेशन वाला सेट बनाता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ 3,9 लूँगा, 2,4 लूँगा। तो ये क्या रिलेशन बन रहा है, ये स्क्वायर का रिलेशन बन रहा है कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन। तो इसको तो मैं एक बार हटा देता हूँ, ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था। अभी क्वेश्चन में देखते हैं और समझते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव मीन्स कि अगर आपको रिलेशन वाले सेट में कहीं पे भी a कॉमा a के फॉर्म में अगर रिलेशन मिला, मतलब वो वैल्यू खुद से ही अगर रिलेटेड है, तो दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखो वर्ड में ही जादू है, रिफ्लेक्शन। तो मैं अगर मिरर के सामने हूं तो जैसा मैं हूं सामने में भी मैं ही हूं। सो आई एम टू पीपल टेक्निकली बट आई एम ओनली वन। तो a और a होना चाहिए वैसे ही। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा रिलेशन है ये क्या रिफ्लेक्सिव है, तो a में जितने भी वैल्यू सबका रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो ये भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये भी, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब नेक्स्ट आता है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब आपने देखा होगा कि अगर एक पार्ट अगर सेम है तो उसका ही दूसरा पार्ट भी सेम होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सपोज a कॉमा b है, ठीक है, तो उसका एक b कॉमा a भी एग्जिस्ट करेगा अगर, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर इफ a कॉमा b एग्जिस्ट देन b कॉमा a मस्ट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 के लिए देखो 1 और 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 और 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। 2 और 3 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 और 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, वेरी गुड। सो दे आर मेंटेनिंग सिमेट्री। अब 1 और 3 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसका सिमेट्री भी नहीं बनेगा। तो इसमें वी कैन नॉट से दैट इट इज फेलिंग द रूल ऑफ सिमेट्री। ओके, वी कैन नॉट से दैट दिस इज फेलिंग द रूल ऑफ सिमेट्री। ओके,
एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव मीन्स अगर a कॉमा बी एग्जिस्ट करता है एंड b कॉमा सी भी एग्जिस्ट करता है तो a कॉमा सी को होना पड़ेगा. ओके अच्छा, वन थिंग आई टोल्ड यू बिफोर कि सिमेट्रिक में 1,3 यहाँ पे नहीं था और 3,1 भी नहीं था, राइट? तो उस केस में आपको ऑप्शंस में भी देखना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे पहले, अच्छा चलो पहले ट्रांजिटिव है कि नहीं वो देख लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं. तो अब ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो बोल रहा है अगर a कॉमा बी है एंड b कॉमा सी है तभी a कॉमा सी होना जरूरी है. तो देखो 1,2 है, 2,1 है और 1,1 भी है, चल गया. 2,3 है, 3,2 है और 2,2 भी है, वेरी गुड. अब 1,3 तो नहीं है, 3,1 भी नहीं है, राइट? तो 1, ये तो हम लोग चेक ही नहीं करेंगे. ये है बट वी विल नॉट चेक इट. वाई? बिकॉज ये ही नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर ये होने का सवाल ही नहीं उठता. गॉट इट? तो ये जो हो गया अब हम लोग का, सी दिस इज रिफ्लेक्सिव. ओके, सिमेट्री ये नहीं हो रहा है क्योंकि देखो द आंसर इज ऑप्शन सी. सिमेट्रिक ये इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज 1,3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. देखो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि 1,3 एग्जिस्ट कर रहा है और अगर 3,1 नहीं कर तब तो डेफिनेटली सिमेट्रिक नहीं है. लेकिन जिसके जो जो टर्म्स है उसमें a कॉमा बी और b कॉमा ए एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है तो इसमें हम लोग यही बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है 100%. सिमेट्रिक, देखो अगर यहाँ पे ऑप्शन एक होता ना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों, तब हम उसको ही मार्क करते. क्यों? क्योंकि अगर 1,3 ही नहीं है तो फिर 3,1 ढूंढने का सवाल ही नहीं उठता है, राइट? तो दिस इज सिमेट्रिक. लेकिन यहाँ पे सिंस ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो सिमेट्रिक को फिर ये थोड़ा डाइसी होता है सिमेट्रिक वाला, तो सिमेट्रिक कंसिडर नहीं करेंगे. और ट्रांजिटिव तो ये है क्योंकि a कॉमा, ऐसा होता अगर a कॉमा बी है और b कॉमा सी है लेकिन a कॉमा सी नहीं है तब हम लोग इशू क्रिएट करते. तो वो नहीं है मतलब ट्रांजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो द आंसर इज ऑप्शन सी. ओके चलो नेक्स्ट. Now we will do a question on sets. Okay, out of a group of 20 teachers in school, 10 teach maths, 9 teach physics and 7 teach chemistry. 4 teach maths and physics but none teach both maths and. तो देखो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. या तो आई कैन यूज वेन डायग्राम्स और आई कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ सेट्स. तो आई विल डिस्कस द वेन डायग्राम मेथड फर्स्ट. तो सपोज मैं 1 2 3 ये 3 मैंने बना दिए. दिस इज फॉर मैथ्स, दिस इज फॉर फिजिक्स, दिस इज फॉर केमिस्ट्री. टोटल 20 टीचर्स हैं. 10 टीच मैथमेटिक्स, तो ये पूरा जो सर्कल है ये 10 को कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, 9 फिजिक्स का और 7 केमिस्ट्री का. 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स बट नन टीच बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री. तो ये पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि जब कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रहा है तो तीनों पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं उठता. तो ये पार्ट तो गया. अभी देखो नन टीच बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पार्ट भी गया, ये भी जीरो हो गया. जीरो को मैं ऐसे हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. ठीक है. 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स एंड फिजिक्स में 4 टीचर्स पढ़ा रहे हैं. ओके, तो अब सिर्फ मैथ्स कितने पढ़ा रहे हैं? 10 टीचर्स टोटल मैथ्स पढ़ा रहे हैं जिसमें से 4 फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं. तो सिर्फ मैथ्स 6 टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं. हमें क्या पूछा है? हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स. तो अब देखो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में मान लो x नंबर ऑफ टीचर्स पढ़ाते हैं, तो अब ओनली केमिस्ट्री कितने पढ़ा रहे हैं? 7 माइनस एक्स. एंड ओनली फिजिक्स कितने पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स के टोटल 9 लोग थे. 9 माइनस 4 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया? 5 माइनस एक्स. सो दिस इज नथिंग बट 5 माइनस एक्स. तो अब मेरे पास सारा वैल्यूज आ गया. टोटल को सम करके 20 आना चाहिए. तो देखो 6 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस
5 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 20। तो x और माइनस एक्स कट गया यहाँ से, 6 4 10, 5 15 और 6 7 22। तो x कितना आ जाएगा, 22 माइनस 20 विच इज़ 2। तो मतलब दो लोग ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं, राइट? तो तुम्हारा ऑप्शन तो एक तो ये आ गया। और हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स, 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस 2 3, ऑप्शन ए इज द आंसर। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल यूजिंग वेन डायग्राम्स। ओके, काफी इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, now see, this is the question based on formulas, right? So n of a is given as 300, n of b is 400, इसका intersection भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। We have to find n of z. What is z? Z is called the universal set, मतलब the set which compasses everything. अभी देखो क्या होता है, सबसे पहले देखो n, see, n of a is 300, n of b is 400। हम लोग को निकालना क्या है, पहले ये देखो a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज नथिंग बट, देखो अभी डैशेस इंडिविजुअल पे है, तो दिस इज नथिंग बट n ऑफ a यूनियन b होल डैश। ओके, ये दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब डैश अंदर घुसता है तो इंडिविजुअली ए और बी के ऊपर आ जाएगा और यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन। तो दिस इज क्रॉस वर्स फॉर्मूला, वाइस वर्सा। तो अभी देखो हम लोग ए यूनियन बी पहले निकालते हैं। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट? तो ये हो जाएगा 300 प्लस 400 माइनस 200 विच इज 500। तो ए यूनियन बी 500 आ गया, राइट? नाउ व्हाट विल बी ए यूनियन बी डैश। तो मान लेते हैं कि n ऑफ z, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट डैश? कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से उसको हटा देंगे। तो मान लो n ऑफ z को मैं n ऑफ z ही लिखता हूं, दिस इज नथिंग बट n ऑफ z माइनस n ऑफ a यूनियन b। तो ये कितना आ जाएगा, n ऑफ z माइनस 500, और ये वैल्यू अपने को दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट 400। तो n ऑफ z कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। खत्म। ओके, चलो नेक्स्ट। At a certain conference of 100 people, there are 29 Indian women, 29 Indian men. Out of these Indian people, 4 are doctors, 24 are either men or doctors. There are no foreign doctors. तो काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है बॉस, इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो अपने क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ वुमेन कितना दिया हुआ है, 29। नंबर ऑफ मेन कितना दिया हुआ है, 23। आउट ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स एंड 24 आर ईदर मेन और डॉक्टर्स। तो नंबर ऑफ मेन यूनियन डॉक्टर्स इज हाउ मच, 24, क्योंकि या तो डॉक्टर है या फिर ये है। Out of these people 4 are doctors and 24 are either men or doctors। इसका मतलब there are no foreign doctors। The number of women doctors attending the conference। तो अभी देखो ये 24 जो है, this is the union of men and doctors both, right? अब इसमें नंबर, तो out of these Indian people, ये टोटल इतने इंडियन लोग हैं, राइट? अब इसमें से 4 डॉक्टर है एंड 23 मेन आर देयर। ये ध्यान दो, 23 मेन आर देयर एंड मेन यूनियन डॉक्टर का सेट बन रहा है मेरा 24,
तो अभी मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं n, अगर मैं निकालना चाहूं n ऑफ जो जो मेन भी है और डॉक्टर भी है, तो वो कितना आएगा? नंबर ऑफ मेन प्लस नंबर ऑफ डॉक्टर्स माइनस नंबर ऑफ मेन यूनियन डॉक्टर्स। तो नंबर ऑफ मेन कितने हैं? 23। नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर 4 minus this is 24, right? So how many men, तो ये कितना आ रहा है पहले ये तो कर लो यार, ये 3 आ रहा है। तो मेन इंटरसेक्शन डॉक्टर इज 3, मतलब ये 3 लोग ऐसे हैं जो मेन भी है और डॉक्टर भी है। और अब तो बहुत सिंपल है, टोटल 4 लोग डॉक्टर है जिसमें से 3 तो डॉक्टर मेन ही है, तो एक ही विमेन डॉक्टर होगी ना, ऑप्शन सी, राइट? एक ही विमेन डॉक्टर होगी, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, if R is the set of isosceles right angled triangles and I is the set of isosceles triangles, then what is the relation? अभी देखो, isosceles right angled triangle माने कुछ ऐसा जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, और isosceles triangle मतलब कोई भी ट्राइंगल ऐसा हो जिसका बस ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स एंड सबसेट्स। तो ऑब्वियसली ये जो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, इसमें तो राइट एंगल ट्राइंगल्स भी होंगे, स्केलीन ट्राइंगल्स भी होंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स भी होंगे, राइट? क्योंकि आइसोसेलेस, सॉरी स्केलीन तो नहीं होगा, राइट एंगल ट्राइंगल इसमें हो सकता है, ये वी कैन डू दिस, इक्विलैटरल भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, और नॉर्मल मतलब नॉर्मल ट्राइंगल भी हो सकता है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। बट ये है स्पेसिफिक राइट एंगल ट्राइंगल का सेट। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये बड़ा सेट है, इसमें से ये R छोटा है, तो R इज द सबसेट, R इज द सबसेट ऑफ I। तो मैं लिख सकता हूं R इज द सबसेट ऑफ I। सबसेट का सिंबल ये, तो जहां पे ये खुला रहता है यहाँ पे बड़ा वैल्यू रहेगा, या फिर इसको सुपर सेट भी बोलते हैं, और इधर रहता है सबसेट या फिर छोटा वैल्यू। ओके, इजी, सिंपल, ऑल राइट। So this was a very short class where we had discussed some concepts of sets, relations and functions, and how to use these in easy questions which come in the exam but we don't attempt. So stay tuned for the next class, which is going to be on logical reasoning, and I'll be there to solve some fun logical reasoning questions which are so easy to attempt in the exam and get marks. So don't miss that. Keep practicing. This is your friend Aditya Goenka saying bye bye. Thank you.